नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सर्वेश कुमार सिंह, आयुर्वेद चिकित्सक, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आयुर्वेद संजीवन पे हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि स्वास्थ्य से संबंधित नई जानकारी आपको मिलती रहें। साथ ही दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में चर्चा किया था, क्रॉनिक फिशर में जो सर्जिकल प्रोसेस होते हैं, जो मेन प्रोसेस होते हैं स्थायी चिकित्सा होने के लिए, लार डायलेशन यानी कि एनल डायलेशन के बारे में चर्चा किए थे दोस्तों। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। आज जो सेकेंड नंबर आता है, फिशर की जो चिकित्सा, अस्थायी चिकित्सा की जाती है, इंटरनल लेटरल स्पेक्ट्रोटॉमी के बारे में। तो लेटरल स्पेक्ट्रोटॉमी जो इंटरनल की जाती है उसके बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों, ताकि आपको आइडिया लगे कि हाँ, किस प्रकार के प्रोसेस आपके लिए बेहतर रहेगा, और बाकी चिकित्सक आपको उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में भी बताएंगे, जिससे कि आप तय कर सकें कि हमारे लिए, हमारे एनल फिशर के लिए चिकित्सा के लिए कौन सा ट्रीटमेंट सबसे बेस्ट रहेगा। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं लेटरल स्पेक्ट्रोटॉमी के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, एक्यूट फिशर, क्रॉनिक फिशर जो बनते हैं वो किस वजह से बनते हैं, इसके कारण के बारे में हमने आपसे चर्चा किया था। स्वाभाविक है, जहाँ पे एनल एनल मसल्स जो है बहुत टाइट होता है, जहाँ पे मल आपका आके रुक जाता है, आप जोर लगाते हैं तो फिर जब वो मल अगर हार्ड होता है तो जब पैखाने के रास्ते से बाहर जाता है तो थोड़ा सा टीयर यानी कि पैखाने के रास्ते को हल्का सा फाड़ के ही बाहर आता है, क्योंकि उसको निकलने के लिए उतनी जगह नहीं रहती। ऐसी स्थिति में जो अस्थायी चिकित्सा इसमें होती है, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में चर्चा किया था, एनल डायलेशन के लिए कुछ केस ऐसे होते हैं जो एनल डायलेशन से बेहतर नहीं होते हैं, इसलिए वहाँ पे उनका जो मसल्स होता है बहुत टाइट होता है, वो एनल डायलेशन के बाद भी मैनेज नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में वो पहले ही क्लियर हो जाता है कि एनल डायलेशन से आपका कवर हो पाएगा कि नहीं, तो चिकित्सक उसके अनुसार से आपके स्पेक्टर मसल्स के हिसाब से चिकित्सा तय करते हैं कि आपके लिए बेहतर कौन सी चिकित्सा रहेगी। तो इसमें जो सेकंड नंबर, जैसा कि हमने बताया दोस्तों, लेटरल इंटरनल स्पेक्ट्रोटॉमी के बारे में। तो जो स्पेक्टर मसल्स होती है दोस्तों, जो हमारे शौच के रास्ते को बांधती है, होल्ड करती है, खोलती है। जैसे हम शौच करते हैं तो हल्का हाथ ढीले के प्रेशर देती है, खुलती है, फिर शौच बाहर जाता है, फिर वो मसल्स अपने स्थान पे आ जाती है। फिर उस मसल्स को हम चाहें तो खींच भी सकते हैं और खोल भी सकते हैं, ढीला कर सकते हैं। तो यही जो स्पाज्म होता है, इस मसल्स का जो स्पाज्म होता है, तो वो उतनी खुलती नहीं है, इसमें लचक नहीं होती। उस लचक न होने की वजह से अगर आपका स्टूल हार्ड होता है तो वहाँ पे पैखाने के रास्ते को चीरता है, फटता है, और वही घाव जब बार बार पुनः दोबारा धीरे धीरे कैरी करता है, आप धीरे धीरे परेशान रहते हैं, तो वहाँ पे पूरा एक फिशर बेड बन जाता है, जिससे कि आपका पैखाना का रास्ता धीरे धीरे और टाइट हो जाता है। और टाइट होने की वजह से भविष्य में जब भी आपको इस प्रकार की थोड़ी सी तकलीफ होगी तो महीनों तक झेलाएगा। जैसे लगेगा कि 2 महीने 3 महीने तक लगातार वो दर्द बना हुआ है, फिर उस प्रकार की कंडीशन आपका एनल एब्सेस या फिस्टुला में कन्वर्ट हो जाती है। ऐसी स्थिति में सबसे ज़रूरी है इस प्रकार की चिकित्सा, जहाँ पे आपको लंबे समय से पैखाने के रास्ते पे तकलीफ हो रही है, एनल फिशर की दिक्कत है, तो उसकी अस्थायी चिकित्सा सबसे ज़रूरी है। तो दोस्तों, इंटरनल लेटरल स्पेक्ट्रोटॉमी के बारे में जो हम आप बताने वाले हैं, बस एक गाइड की तरह है कि आप इसमें चर्च करेंगे कि हाँ, इस प्रकार की चिकित्सा कैसे होती है। तो जो हमारी मसल्स होती है दोस्तों, स्पेक्टर मसल्स, वो बैंड करके रखती है। अगर वो बैंड बहुत ज़्यादा है तो जब तक उस मसल्स को टीयर नहीं किया जाए, कट नहीं किया जाएगा, वो आपका पैखाना का रास्ता ढीला ही नहीं होगा। चिकित्सक के लिए भी मजबूरी है, क्योंकि जब तक वो खोलेगा नहीं तब तक आपकी परेशानी कैसे दूर होगी। शौच निकलने के लिए उतना तो रास्ता चाहिए जिससे कि पैखाना आपका आराम से होता रहे। आप कितना भी कॉन्स्टिपेशन को दूर कर लें, अगर स्पेक्टर मसल्स आपके बहुत टाइट हैं, जहाँ पे एक सिंगल फिंगर भी नहीं जा पा रही है, ऐसी स्थिति में स्पेक्ट्रोटॉमी ज़रूरी हो जाती है, करना पड़ता है। तो उसमें जो 2 तरीके के स्पेक्ट्रोटॉमी हो दोस्तों हो, एक होता है डायरेक्ट, जो उस मसल्स को टीयर करके कट करके छोड़ दिया जाता है, और जो दूसरा क्लोज पोस्टीरियर स्पेक्ट्रोटॉमी होती है, जो क्षार सूत्र के द्वारा होता है दोस्तों। दोनों में हम आगे की वीडियो में अंतर भी बताएंगे, लेकिन आज इंटरनल स्पेक्ट्रोटॉमी के बारे में चर्चा कर रहे हैं दोस्तों। क्लोज पोस्टीरियर स्पेक्ट्रोटॉमी के बारे में अगले नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आज जो डायरेक्ट उस मसल्स को कट किया जाता है, जैसे पैखाने का रास्ता ढीला हो जाता है, जैसे स्वाभाविक है कि आप कोई गांठ बांधे हुए हों और हल्का सा उस गांठ को खोल दें तो पूरी की पूरी रस्सी जैसे खुलती है, खुल जाती है। एक
फिगर के माध्यम से बताना चाह रहे हैं दोस्तों। जैसा कि सपोज दैट कि ये आपका पैखाना का रास्ता है, देख रहे हैं सीन हो रहा है। इस शौच के रास्ते को कवर करने के लिए इंटरनली मसल्स के भीतर स्फिंक्टर मसल्स होती है, जो पूरा कवर एक रिंग बनाए रहती है, जो हमारे के शौच के रास्ते को खोलती है और बंद करती है। यही मसल्स जब पूरा हार्ड हो जाती है तो यहाँ पे इधर कट लगेगा, इस साइड कट लगेगा, इधर कट लगेगा, इधर कट लगेगा। यही आपका फिशर बेड बनता है। धीरे धीरे फिशर बेड बनते बनते यहाँ पे जो ऊंड बनता है, और जब तक उसकी चिकित्सा नहीं करेंगे तो भीतर से भगंदर बना लेता है। ऐसी स्थिति में जो स्फिंक्टर मसल्स ये होती है, जो आपके शौच के रास्ते को बांधी हुई है, सीधे इसी को लेटरल एक साइड से काट दिया जाता है। और जैसे ये मसल्स कटती है, आपका जैसे लगता है गुदा द्वार एकदम खुल गया। जैसे यहाँ से रस्सी से गांठ बांधे आप, ऐसे गांठ बांधे हम, यहाँ से गांठ को काट दें तो खुल जाएगी। अब खुल जाएगी, जैसे ही खुलेगी तो आपका पैखाने का रास्ता ढीला हो जाएगा। जब पैखाना का रास्ता ढीला हो जाएगा तो आपका शौच निकलने में फिर परेशानी नहीं रहती। फिर इस प्रकार की चिकित्सा ऐसे तो होती नहीं है। इस पूरे एनल कैनाल को शून्य करने के बाद यहाँ से या इस साइड से चिकित्सक अपने हिसाब से तय करते हैं। ज़्यादातर इसी एरिया में ही ये कट लगाया जाता है, यहाँ के स्फिंक्टर मसल्स खुलते हैं। तो इसी को लेटरल स्फिंक्टरोटॉमी कहते हैं। ये मसल्स जब यहाँ से कटती है तो ये खुल जाता है, पैखाने का रास्ता आपका ढीला हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे जो कट लगाई जाती है, इसके ऊंड को, इसके घाव को भरने के लिए फिर चिकित्सा होती है। 2-3 हफ्ते 4 हफ्ते लगते हैं, फिर ये ठीक हो जाता है। और आगे की कुछ प्रक्रियाएं होती हैं, उसको चिकित्सक आपको समझाते हैं, फिर आपको चिकित्सा कराते हैं। फिर आपका ये ऊंड धीरे धीरे कवर हो जाता है और आपका पैखाना का रास्ता ईजी हो जाता है। ये लेटरल इंटरनल स्फिंक्टरोटॉमी की प्रक्रिया ऐसे ही की जाती है। इसके बारे में आप जाने हैं दोस्तों। दोष थोड़ा सा इसमें एक है, डिसएडवांटेज इस प्रोसेस का एक आता है, क्योंकि अगर आप युवा हैं तो युवा में होता है कि अगर आप युवा हैं तो धीरे धीरे आपकी एज जब बढ़ती है तो आपके मसल्स धीरे धीरे फिर से थोड़े से टाइट होते हैं, लेकिन उतने टाइट नहीं होंगे जितना कि आपका एनल स्फिंक्टर पहले जैसा रहा हो। उतना नहीं रहेगा, उतना रहेगा मीडियम रहेगा, जिससे कि आपका शौच आसानी से पास आउट हो सके। अगर कभी कभार शौच आपका टाइट भी होता है तो वहाँ पे रप्चर नहीं करेगा, घाव नहीं बनेगा। हल्का फुल्का अगर होता भी है तो वो मैनेज हो जाता है, भविष्य में फिर दूसरी दिक्कतें नहीं आती हैं। लेकिन अगर यही प्रक्रिया दोस्तों एक एज के बाद किया जाए, मैं 50 के बाद किया जाता है, तो वहाँ पे एनल मसल्स उतने टाइट नहीं आते। ऐसे होता है ना कि पूरा फिर से बंध जाए, नहीं होता है, क्योंकि एक अवस्था होती है धीरे धीरे आपके शारीरिक मसल्स जो धातुओं का होता है वो क्षय होना शुरू हो जाता है। उस क्षय होने की कंडीशन में जो इस प्रक्रिया की जो डिसएडवांटेज है वो सबसे यही है कि पैखाने का रास्ता पे नियंत्रण आपका कम हो जाता है। किसी किसी मरीज़ में ज़्यादा दिक्कत भी होती है। ऐसी स्थिति में आपको शौच लगता है तो आप उस शौच को रोकने का जो कंट्रोल होता है वो दिक्कत करता है, आप उस कंट्रोल को खो सकते हैं। डिसएडवांटेज इसलिए चिकित्सक उस हिसाब से तय करते हैं कि किस में लेटरल इंटरनल स्फिंक्टरोटॉमी किया जाए या ना किया जाए। मॉडर्न सर्जरी में ज़्यादातर इसी प्रकार के प्रोसेस होते हैं। भविष्य में इस प्रकार का जो ऊंड बनता है या उसी दौरान किसी किसी मरीज़ में डिसएडवांटेज के तौर पे जो इसमें बनता है, क्योंकि मसल्स तो काट दिए, भीतर से उसके कुछ ऊंड बन जाते हैं। जब वो घाव बनेगा तो इंटरनल एब्सेस बन जाएगा या फिस्टुला बन सकता है, भगंदर भी बन सकता है, अगर पूरे प्रिकॉशंस और सावधानी के साथ उसका फॉलोअप बेहतर ना किया जाए या ठीक से प्रोसेस ना किया जाए, थोड़ी सी भी असावधानी होगी चाहे मरीज की ओर से या चिकित्सक की ओर से, तो वहाँ पे ऊंड बनेगा और फिस्टुला भी बन सकता है, भगंदर भी बन सकता है। तो डिसएडवांटेज इसी प्रकार के हैं जहाँ पे आप पैखाने के रास्ते की मसल्स पे नियंत्रण भी खो सकते हैं। भविष्य में युवा हैं तो ये चांसेस बहुत कम हैं, लेकिन अगर आपका एज ओवर देन 45, 40 प्लस, 50 प्लस हैं, ऊपर के हैं, तो खैर उसमें उस प्रकार की कंडीशन करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। इसलिए कई कंडीशन में चाहते हुए भी इंटरनल स्फिंक्टरोटॉमी नहीं की जाती है। इसलिए दोस्तों अगर आप इस प्रकार की चिकित्सा कर रहे हैं तो इसके बारे में चिकित्सक से पूरी जानकारी आप ले लें, ज़रूर ले लें, तभी आप इस प्रकार की चिकित्सा को फॉलो करें, आगे बढ़ें कि भविष्य में किस प्रकार की कंडीशन कैसे रहती है, कैसे मैनेज होगा।
ऐसी स्थिति में दोस्तों लेटरल इंस्पेक्टेक्टोमी के बारे में आप जान गए हैं। अगर आपके मन में दोस्तों किसी प्रकार का कोई सवाल है, क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट के माध्यम से अपने सवाल पूछ सकते हैं। हमारा प्रयास रहेगा दोस्तों आपके सारे कमेंट, सारे जो आप सवाल पूछते हैं उनका जवाब देने का। और दोस्तों अगर आपको ये विषय अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करें और अपने जानने वाले लोगों को शेयर करें। दोस्तों इसी के साथ जो आज का विषय था, क्रॉनिक फिशर या एनल फिशर की कंडीशन में जो इंटरनल लेटरल इंस्पेक्टेक्टोमी होती है उसके प्रोसेस के बारे में आप जान गए हैं। इसी प्रकार से प्रोसेस होती है। और दोस्तों जो क्लोज पोस्टीरियर इंस्पेक्टेक्टोमी होती है उसके बारे में हम अगले वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे, उसकी एडवांटेज के बारे में। तो दोस्तों इसी के साथ आज का विषय यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।